बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मरीम नवाज़ को शटअप कॉल दी है। ये स्टोरी हम पाकिस्तान में बैठ कर रहे हैं, है कोई इसको चैलेंज करने वाला? दूसरी, पाकिस्तान का जस्टिस तारिक जहांगीरी है, ये पाकिस्तान का वो दूसरा बदनसीब जज है। इससे कबल एक जज था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सैयद सफदर शाह, जिसको ज़ियाउल हक का कहना ना मानने पर उसकी डिग्री जेली करार दी गई थी, और उसने जो ज़िंदगी के आखिरी दिन किस कर्ब में और किस दर्द में गुजारे, वो पाकिस्तानी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जुल्म की एक दास्तान है। पहले पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और मरीम नवाज़। कोई माने या ना माने, लाख इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करना हक, लेकिन इस बात पर पाकिस्तान के तमाम तजिया कार मुत्तफिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मुनीर और जो मौजूदा सिस्टम से सियासी बैठे हैं, मरीम नवाज़, शहबाज और बिलावल, इनका और इस्टेब्लिशमेंट का जो प्यार का रिश्ता है वो ख़त्म है। ये अब जनरल साहब के साथ जो जिनका प्रोग्राम है बहुत लंबा, उसके ये साथी नहीं है। अब आप देखिए, क्या कोई सोच सकता था कि मरीम नवाज़ को भी शटअप कॉल दी जाए? होता कोई यूँ है कि एक मीटिंग होती है उस मीटिंग में तमाम की जो मजमूई कारकर्दगी है हुकूमतों की, उसको डिस्कस किया जाता है। मरीम नवाज़ पे तनकीद ये की जाती है कि ये फजूल खर्च है, और इसकी तमाम की तमाम जो फजूल खर्ची है इसकी अपनी ज़ात के लिए है, और इसका एक इवेंट जो है मुल्क को करोड़ों में पड़ता है। बिल्कुल सच्ची बात। ये ऐसी एक औरत की कहानी है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने ला कर बिठाई। गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पर जो गंदगी के ढेर हैं, जो कूड़ा उठाने वाले जो रेड़ियाँ हैं, वहाँ से लेकर लोगों के कफनों तक इसकी तस्वीर थी, और ये एक नफसियाती मैटर था। चलो, अब इनको एहसास हुआ है कि ये किसी काम की नहीं। अब ये जो तनकीद है, इसका आज हल्का सा इशारा सुहेल वड़ाइच ने किया है। उसने कहा है कि हर रोज की जो नई शादियां हैं, पुराने दूल्हे की तरफ से, वो अपना असर खोती जा रही हैं। लिहाजा हजूर, पक्का काम कीजिए या कोई नया अच्छा काम कीजिए। है तो यही वो बात है जो हम आपसे मुतवातर अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। याद रखिए, हमें कोई खबर मिलती है, हम बड़ी ईमानदारी से उसको असेस करते हैं और फिर इसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। अब आप देखिए, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तल्लुकात की बहाली थी, हमने अपने सोर्सेज से आपको एक खबर दी। आज सदीक जान ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और जो दीगर हैं तजिया कार जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है कि बातचीत चली है। अब एविडेंस देखें। जब खबरें आ रही हैं कि जो मौजूदा सिस्टम के जो खिलाड़ी हैं, इनसे इस्टेब्लिशमेंट नाराज है, तो यार जो रिंग से बाहर बैठे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है ना। और उनको थ्रेट ये किया जा रहा है कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया जाएगा। यार ये जो मौजूदा सिस्टम जा रहा है ना, आज तारिक जहांगीरी का आप केस देखें। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी हैं, और अक्लमंद आदमी तूफान को देख के खड़ा नहीं होता, तूफान को देख के थोड़ा सा बैठ जाता है, जब जो गुजर जाए तो फिर वो अपनी हिकमत बनाता है। अब आप देखिए कि वो पाकिस्तान की अदालतें जहां पर पिछले एक साल से इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों की तारीख नहीं लगी, एक जस्टिस का केस 3 दिनों में सरफराज डोगर उठा के वो मारता है, कर लो जो करना है। उसने जजमेंट दी, वो रोते रहे। वो आज वो शेख अकरम जो है, बहुत पुराना वकील है, उसका बेटा जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट में, और सारी उम्र उसकी सुप्रीम कोर्ट में गुजरी है। बड़े बड़े उसने केस लड़े। उसको पहले दिन ही उन्होंने कहा, जो मर्जी कर लो, ये फैसला लिखा हुआ है, कापी वसूल कर लेना, जाओ अपीलें करो। तो ये पाकिस्तान इन हालात में जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, मंगल के रोज जो सुहेल अफरीदी है, वो अडियाला नहीं जाता, वो नहीं जाता, और ना ही उनका नाम लिस्ट में मुलाकात के लिए जाता है। क्यों? कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए जिससे इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिले और माहौल खराब हो। अब केपी में से कोई बड़ा आदमी
मौके पे नहीं आता। अब ये जो सूरत हाल है, अगले हफ्ते सुहेल अफरीदी पंजाब आ रहा है, नाश्ता करने के लिए नहीं, ना ही डिनर लंच करने के लिए, वो आ रहा है पंजाब के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, एक नई होप देने के लिए, जो होप मौजूदा सिस्टम में पैदा होने जा रही है। इसी का नाम पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत की सिमत बदल देगी। अब ईमानदारी से सोचिए, इन हालात में क्या पाकिस्तान के फौजी जनरल को किसी की जरूरत है? मार्शल लॉ है ना जी, वो नून लीग को भी घर भेज दी तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो धमाले डालना शुरू कर देंगे। चलो ए गन तमुक्का, वो उठा के नए आदमियों को ऊपर बिठा लेता है, नई एक करारदाद आती है, कोई असम्बली आती है, या जस्टिस अमीनुद्दीन कोई ना कोई आर्डर पास कर देता है, जैसे परवेज मुशर्रफ के हक में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने किया था कि हंगामी सूरत हाल है, 3 साल का हम आपको टाइम देते हैं, आइन के साथ जो मर्जी है कर, इंतखाबात करवा न करवा, मईशत को दुरुस्त कर और चला। क्या ये फैसला पाकिस्तान की आइनी कोर्ट, जहाँ पे जस्टिस आमिर फरूक बैठा है, अमीनुद्दीन बैठा है, अली बाकर नजफी बैठे हैं और जो दीगर जज हैं वो बैठे हैं, वो नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इस नाजुक सूरत हाल में, इस इंतहाई जो बारीक सूरत हाल में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम जो अक्लमंदी का तकाजा है, तो वो यही है कि आपने कोई गलती नहीं करनी। इस टाइम मुसलसल याद रखिए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लोगों की आखिरी होप है। लड़ने के लिए यार सारी उम्र पड़ी है, जलसे जलूस के लिए कोई दिन थोड़े हैं, कोई जिंदगी थोड़ी है। अल्लाह जिंदगी करे इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानियों की। लेकिन अगर कुछ मौका मिल रहा है तो उस मौके को अवेल करना, ये सियासी जमातों की सबसे बड़ी हिकमत अमली है। और इसी बात पर मुत्तफिक है। और आप लोगों से, जो आप सियासी विजडम रखते हैं, आप लोगों से इल्तमास ये है कि आप तहरीक इंसाफ का और इसका साथ दें कि इस टाइम हिकमत से चले। अगर हिकमत खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो दूसरी स्टोरी आप देखें, जस्टिस तारिक जहांगीरी की। पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जिसको कभी भी ईमानदार जज अक्सरियत से नहीं मिले ना, बिल्कुल। वो जज मिले हैं सन 1958 से लेकर 2025 तक जिन्होंने हजूरी की है। कौन कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता? जिस जगह पे जस्टिस सरफराज डोगर बैठा हो, वहां पे तो इंसाफ की सबील है। ऐसी इस्लामाबाद की अदालत जिन्होंने पिछले 10 महीनों से इमरान खान की जमानत नहीं सुनी, उन्होंने वो फैसला ठोक दिया। ये है असल कसूर जस्टिस जहांगीरी का कि उसने ये जो इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी वाले, इसके केस को टेकअप किया था इस्लामाबाद की तीनों हलकों का कि आओ ले आओ। और वो 1 मिनट का केस है। ये जो जैसे इन्होंने सनत का केस घुमाया है ना, धांधली को पकड़ना 5 मिनटों का काम है। जो कमिश्नर पिंडी ने कहा था कि 70-80 लाख की लीड को हमने कवर किया है। वो कैसे कवर किया? ना इन्होंने ठप्पे नहीं मारे, इन्होंने सिर्फ डिजिट लिखे हैं, क्योंकि पीछे थैले तो उसी तरह पड़े हैं ना। अब ये जो तारिक जहांगीरी के साथ हुआ है, ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है। पहले कैसे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का शदीद ख्वाहिशमंद था पाकिस्तान का फौजी जनरल ज़ियाउल हक। उसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा कि मुझे फांसी चाहिए। 7 जज थे, चारों ने कहा हजूर अनवर फांसी हाजिर। 3 जज जो थे वो अड़ गए, उन्होंने हलाल की खाई हुई थी। कौन कौन से? जस्टिस दराब पटेल, जस्टिस ग्रेड सैयद सफदर शाह और मोहम्मद हलीम। ये तीनों अड़ गए क्योंकि इनकी माओं ने अच्छी तरबियत की थी और इन्होंने दूध भी हलाल का पिया था, तो लिहाजा इन्होंने इनकार कर दिया कि फांसी नहीं हो सकती। अब वो जो जस्टिस थे सैयद सफदर शाह, उसने फांसी से 1 दिन पहले जो रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया। और इंटरव्यू दे के तमाम की तमाम जो कहानी है
وہ کھول کے رکھ دی کہ ظلم ہو رہا ہے، پھانسی ہو جائے گی۔ اس جرم کی پاداش میں اس کو کہا نکل بیٹا۔ اس کی سنتیں، اس کی جو صنعت ہے جی، میرے خیال میں میٹرک کی تھی، انہوں نے کہا یہ جیلی ہے۔ کیا بات ہے پاکستانیوں کہ سپریم کورٹ کا جج میٹرک ایف اے کی صنعت جیلی، اس کی ایل ایل بی کی جیلی، اور پھر وہ اپنی جان کی امان پانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ وہ پیدل سفر کرتا ہوا افغانستان کے راستے، افغانستان بارڈر کے ذریعے کابل پہنچتا ہے۔ یہ حقیقت، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے۔ بڑا مشکل ہے حق کے راستے پہ چلنا، حق کے راستے۔ جنت بڑی اوکھی، جنت ایسے ملتی ہوتی نا تو ہر بندہ پہنچ جاتا۔ اللہ نے درمیان میں پل صراط رکھا ہوا ہے، اور وہیں لوگ جائیں گے جن کے اعمال بڑے زبردست ہوں گے، جن پہ اللہ راضی ہوگا۔ اچھا خیر، وہ آدمی پاکستان سے اپنی جان کی امان پا کر دوسرے ملک چل، اور وہاں پر یہ آدمی غربت کی وجہ سے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ پر دیار غیر میں یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ بتایا گیا، پھر اسی سپریم کورٹ نے 45-40 سال بعد، نکمی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ فیصلہ جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا غلط تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ تاریخ لکھے گی کہ یہ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سنتیں پڑھی ہیں جی، ادھر یونیورسٹی میں، وہاں پر کسی کی بھی سنت، کسی شخص کی، عمران خان کی اٹھا لیں، یہ جو نواز شریف، ان کی تو سنتیں ہیں ہی نہیں نا۔ یہ تو سارے کے سارے، میں حلفاً کہتا ہوں، یاسمین راشد نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے ہے ہی نہیں، ان کو سنتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو فارغ ہے نا۔ کسی بھی جج کی سنت اٹھا لیں اور ایک پٹیشن کریں اپنے وکیل کے ذریعے سے کہ پیچھے سے چیک کرنا، چیک کس نے کرنا ہے؟ حضور نے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ رپورٹ آ جائے گی جی، وہاں پہ نمبر 6 تھا، اس کا نمبر 4 ہے، چل میرا بیٹا فارغ۔ جیسے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، تو اس ملک میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، بس ایک چیز ہے جس ملک کو بچا کے رکھے گی، وہ ہے عمران خان اور جمہوریت۔ یہ آخری امید ہے پاکستانیوں، اس کا دامن پکڑا۔ اور عدالتیں ختم، بالکل پاکستان کی عدالتوں کا ختم۔ آج جسٹس کیا نہیں کہتا ہے، ہماری تو حیثیت ڈاکخانے کی رہ گئی ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں مانتا، نہ پاکستان کی عدالتوں سے کوئی توقع ہے۔ ہر چیز چھین کر انہوں نے ڈپٹی کمشنروں کو، اے سیوں کو دے دی۔ اور ایک آخری بات، اس ملک کی بیوروکریسی نے عمران خان اور پاکستان کے ساتھ ظلم کیا نا، اسٹیبلشمنٹ میں کہنے پہ انہوں نے نون لیگ کو لائے، تو آج اسی لیا میں ایک بچہ گٹر میں گرتا ہے تو مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے اے سی کو وہاں سے گیٹ آؤٹ کر دیتی ہے۔ ان کی یہی اوقات ہے، اے سی کی بالکل یہی اوقات ہے۔ یہ پبلک سرونٹ نہیں ہے، یہ شریف خاندان کے ملازم ہیں، اور جو شریف خاندان کے ملازم ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ، اس نے کہا اوکے سر۔ اور جو ڈپٹی کمشنر بیٹھا تھا وہ بھی ایسے گردن ہلا رہا تھا، اس کی بھی بے عزتی ہوئی ہے۔ کوئی پوچھے کیا گٹر ٹھیک کرنا ڈی سی کی ذمہ داری ہے؟ کیوں نہیں انتخابات کراتے جو لوکل ہیں، جو لوکل سطح پہ؟ یہ تو سیکٹری، جو یونین کونسل کا سیکٹری ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی سزا اب اتنے بڑے بڑے آفیسر کو دے رہے، لیکن پھر وہیں نہ جھکتے۔ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، ایک سجدہ 1000 سجدوں سے تجھے نجات دلاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بیوروکریسی، آج جو ان کی بے عزتی ہو رہی تھی، خدا کی قسم میرا دل کر رہا تھا کہ میں جھومنے لگ جاؤں، کہ ہم پاکستانی جھومیں کہ جنہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، یہ اصول ہے کہ جو مرا اپنے اعمال سے مرا۔ ان لوگوں نے غلامی کو چوز کیا تو غلامی کے یہ مزے ہیں۔ اس وقت اگر یہ انکار کر دیتے، ٹھپے نہ مارتے، تو تاریخ ان کو یاد رکھتی، لیکن تاریخ سید صفدر حسین شاہ جیسے جسٹسوں کو یاد رکھتی ہے، جو آج مر کے بھی زندہ ہیں اور ہم ان پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور کتنے اس کے بعد جج جائے، پینشنیں لے گئے، مرات لے گئے، گاڑیاں لے گئے، خدا کی قسم ان کی قبروں کا بھی نہیں پتہ، اور قبروں کا پتہ بھی ہو تو وہاں پر کتے ناچ رہے ہوں گے۔
पता भी नहीं होगा। और वो सैयद सफदर शाह सलूट है, आज हम पाकिस्तान में बैठकर उसको सलूट कर रहे हैं। क्यों? वो छा गया, वो ईमानदार था। तो अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है कि जिसने मेरा रास्ता चुना, बेशक वो मुश्किल है, लेकिन मैं उसको इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। और अगर इज्जत और जिल्लत ओहदों में होती तो ये दो मिसालें आपके सामने हैं। हमारे पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस रामदास भगवान को तो हम सलूट कर सकता हूं, किसी मोहम्मद या अहमद के नाम वाले पाकिस्तान के किसी जज को हम सलूट नहीं कर सकते। कोई है? कोई एक तो बता दें, नाम पहले अहमद में है या मोहम्मद। मैं मोहम्मद का बंदा हूं या अहमद का बंदा हूं। और कारनामे पाकिस्तान के जजों के जीरो है। हिस्ट्री उठा लें, ये काजी फाइज ईसा, फाइज भी है, ईसा भी है, और कार्रवाई देखें, मुंह छुपाता फिरता है। तो किस किस को हम याद करें? सारे के सारे फारिग हैं। तो पाकिस्तानियों, खुदा के लिए हिकमत से काम लो, इमरान खान का साथ। जैसे उसके बेटों ने कहा है ना, आवाज बुलंद करते रहो लेकिन हिकमत से। अल्लाह ताला इल्म वालों का साथ देता है, बेवकूफ़ों का नहीं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।